एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 15वीं सदी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समंदर किनारे मछुआरे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और सब कुछ वहाँ पर ढह जाता है। अगले दिन जब मछुआरे समंदर किनारे जाते हैं तो ढेर सारी मछलियाँ मिलती है जो तूफान की वजह से किनारे पर आ चुकी थी। तभी वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को देखता है जो गुफा में फंसी होती है। वो दूसरे सभी लोगों को वहाँ पर बुलाता है। जब वो लोग उस लड़की के पास जाते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक जलपरी होती है। फिर सभी लोग उस गांव के मुखिया को उस जलपरी को दिखाते हैं। वो उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे सभी लोग उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर उसने जलपरी को छू लिया तो वो हमारी याददाश्त मिटा देगी। तभी मुखिया कहता है कि मुझे इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जलपरी को अपनी तलवार से छूऊंगा। आगे गांव के राजा को वो जलपरी दिखाई जाती है जिसे एक जगह पर बंद करके रखा होता है। गांव का मुखिया राजा से कहता है कि इसे मैंने पकड़ा है। राजा जब जलपरी को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो जलपरी सच में बहुत सुंदर थी। फिर गांव का मुखिया राजा से कहता है कि ये एक असली जलपरी है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका तेल निकालेंगे। लेकिन राजा उसकी बातों से सहमत नहीं होता और उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दूंगा। फिर राजा के कहने पर उस जलपरी को आज़ाद कर दिया जाता है और उसे फिर से समंदर में छोड़ दिया जाता है। जलपरी राजा का शुक्रिया भी करती है। नेक्स्ट सीन में हमें 21वीं सदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हैंडसम लड़के को देखते हैं और वही मेल लीड एक्टर होता है और उसका नाम ह्युंजू है। वो एक चोर होता है। वो अपने अलग अलग रूप बदलकर लोगों को लूटता है। ह्युंजू के साथ उसके 2 दोस्त भी होते हैं जो उसका इस काम में मदद करते हैं। आगे तीनों एक बड़ी कंपनी को लूटने आए होते हैं। ह्युंजू अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे वकील की पहचान पर आ जाते हैं और उनका तीसरा दोस्त सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने का काम करता है। वो इस केस में सक्सीड हो जाते हैं और इसके बदले ढेर सारे पैसे और फॉरेन ट्रिप की स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं। फिर वो तीनों दोस्त अपना अपना काम करके अलग हो जाते हैं और ट्रिप पर निकल जाते हैं। आगे ह्युंजू प्लेन में होता है और एक आइलैंड पर जा रहा होता है। वहाँ एक एयर होस्टेस उसे कहती है कि मैं इस आइलैंड का सफ़र बहुत बार कर चुकी हूँ और मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि समंदर में अभी तक जलपरियाँ रहती है। वो एयर होस्टेस की इस बात को सुनकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये सब झूठ है। उधर उसी समंदर में उस जलपरी को दिखाया जाता है जिसे समंदर में एक ग्रीन कलर का करा दिखाई देता है। वो बहुत सुंदर होता है और वो जलपरी उसे अपने हाथ में पहन लेती है। अगले सीन में ह्युंजू उस जगह पर पहुंच जाता है और समंदर के किनारे बैठा होता है। तभी रात में जलपरी जब तैर रही होती है तो वहाँ पर तूफान आ जाता है। अगली सुबह जब उस जलपरी को होश आता है तो वो समंदर के किनारे होती है। वो जैसे ही ज़मीन को छूती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि उस जलपरी के पैर आ चुके थे और अब वो चल पा रही थी। फिर वो वापस पानी में चली जाती है और तैरना शुरू कर देती है। इतनी ही देर में वहाँ ह्युंजू आ जाता है और उसे देखकर वो छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्युंजू सो रहा होता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो डरकर एकदम से उठ जाता है। वो देखता है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है और खाना भी धुला हुआ है। उसे लगता है कि ज़रूर उसके रूम में चोर घुस आया है। फिर ह्युंजू जब अपने बिखरे हुए कपड़े रख रहा होता है तो उसे किसी का पैर दिखाई देता है और वो पैर किसी और की नहीं बल्कि उसी जलपरी के होते हैं। वो उस लड़की को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी ह्युंजू की नज़र पड़ती है कि उस लड़की ने उसकी फेवरेट ड्रेस पहनी होती है। जलपरी अपने आप को उसे बचाने के लिए किक मार देती है जिससे ह्युंजू दूर जाकर गिर जाता है। फिर ह्युंजू देखता है कि उस लड़की के हाथों में कुछ है। वो उसे पूछने पर फिर से उसके पास जाता है। तब जलपरी उसे फिर से किक मार देती है और वो दूर जाकर गिर जाता है, जिसके बाद ह्युंजू हंसने लगता है। आगे जलपरी जब रूम से समंदर देखती है तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहाँ पर मिरर लगा हुआ है और उससे टकरा जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर ह्युंजू उसे बांध देता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब जलपरी को होश आता है तो वो उसके हाथों में देखता है कि आखिर उसने क्या छुपाया है और उसके हाथों में चेरी है जिसे वो जलपरी खा जाती है। वो उसे देखकर वो उसके खूब सारी पिक्स भी खींचता है। ह्युंजू को वो लड़की बहुत पागल कर देती है। फिर पुलिस जब जलपरी को ले जा रही होती है तो ह्युंजू उसके पैर पर चोट का निशान देखता है और उसे उस पर दया आ जाती है। वो पुलिस से कहता है कि इसने चोरी नहीं करी है, लेकिन पुलिस जलपरी को ले जाती है। उधर ह्युंजू उस जलपरी के पिक्स अपने दोस्तों को भेजता है और रिसर्च करने को बोलता है। वो उस जलपरी के हाथों में वो ग्रीन ब्रेसलेट भी देखता है। पुलिस स्टेशन में भी वो जलपरी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसे इंसानों की दुनिया बहुत अलग लग रही थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और बच्चों की तरह टिश्यू से खेल रही थी। वो पुलिस को भी मारती है और गन ले लेती है, लेकिन बाद में कैसे भी करके पुलिस उसे लॉकअप में डाल ही देती है।
आगे ह्युंजू उस एयर होस्टेस को लूटने के लिए उसके साथ डेट पर आया होता है। तभी उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो ग्रीन ब्रेसलेट बहुत साल पुराना है और उसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुनकर वो तुरंत उस लड़की को जेल से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो पुलिस को हिप्नोटाइज करके कहता है कि ये मेरी वाइफ है और हमारी शादी हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस उस जलपरी को छोड़ देती है। बाहर आकर ह्युंजू उससे माफी मांगता है और उसे अपना ब्रेसलेट देने को कहता है, लेकिन वो जलपरी उस ब्रेसलेट को उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। फिर वो जलपरी को गिफ्ट दिलाने मॉल लेकर जाता है। मॉल में जलपरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स को देखकर डर जाती है। तभी ह्युंजू उसे गोदी में उठाकर ले जाता है और उसके पैरों में लगे चोट का निशान देखता है और उसे शूज के शॉप पर लेकर जाता है। वहाँ पर वो जलपरी शूज को अपने हाथों में पहन लेती है। फिर वो उसे कपड़े दिलाने ले जाता है। वहाँ पर भी वो कपड़े को सिर पर डाल लेती है। बाद में वो जब सही से कपड़े पहन कर आती है तो ह्युंजू वहाँ पर नहीं होता और वो वहाँ से निकल जाती है। ह्युंजू जब वापस आ जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की गुम हो चुकी है। फिर वो उसे ढूंढने लगता है और आखिर में वो जलपरी कैंडी खाती हुई उसे मिल ही जाती है। ह्युंजू की सबसे पहले नज़र उस ब्रेसलेट पर ही पड़ती है। फिर वो जलपरी उसे देखकर मुस्कुराती है। ह्युंजू कहता है कि तुम मुस्कुराती भी हो। फिर वो उसे खाना खिलाने लेकर जाता है और वहाँ पर भी वो ह्युंजू की इंसल्ट करवा देती है। वो वहाँ पर बिल्कुल जानवरों की तरह नूडल्स खा रही होती है। तभी ह्युंजू उसे नूडल्स खाना सिखाता है। फिर वो उसके करीब जाकर उसे एक लॉकेट पहनाता है और चालाकी से वो ग्रीन ब्रेसलेट ले लेता है। अब ह्युंजू का उस लड़की से काम हो चुका था, इसीलिए वो उसे फिर से मॉल लेकर जाता है और एक जगह पर बिठा देता है। वो उसे कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अपना कुछ काम करके आता हूँ। फिर ह्युंजू वहाँ से चला जाता है। वो जलपरी बहुत देर तक वहीं पर बैठी रहती है और उसका वेट करती है, लेकिन बाद में मॉल के बंद होने का टाइम हो चुका था और उसे मॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर बारिश भी हो रही थी और वो जलपरी वहीं बाहर अकेले बैठ जाती है। इतनी देर में ह्युंजू वहाँ पर आ जाता है और उसे अपना हाथ देता है, बिल्कुल पहले की सीन की तरह जब राजा ने जलपरी को आजाद कर दिया था। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा बच्चों के साथ लटेन उड़ा रहा था। तभी एक लटेन समंदर के किनारे जाकर फंस जाता है। राजा जब वहाँ पर जाता है तो उसे वही जलपरी दिखती है। वो उसे कहता है कि मुझसे डरो मत, लेकिन जलपरी उसे जवाब देती है और कहती है कि मुझसे ज्यादा तो तुम डरे हुए लग रहे हो। फिर राजा जलपरी से कहता है कि अच्छा तो तुम बोल भी सकती हो, लेकिन उस टाइम तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। जलपरी राजा से कहती है कि ऐसा कोई काम ही नहीं है जो जलपरी नहीं कर सकती। शायद उस दिन तुमने मुझे सुना ही नहीं होगा और जलपरी दूसरों का दिमाग पढ़ सकती है, इसलिए उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जलपरी राजा को बताती है कि बहुत टाइम पहले एक इंसान को जलपरी से इश्क हुआ था और वो उसकी आवाज़ सुन सकता था। राजा उसे उसके बारे में कुछ और पूछता, तभी वहाँ पर लोग आ जाते हैं और जलपरी राजा को ये कहकर चली जाती है कि जब भी इस लटेन की रोशनी होगी तब हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। उधर गांव का मुखिया किसी से बात कर रहा था। वो मुखिया को बताता है जलपरी और इंसान में जो रिश्ता बन जाता है वो अनोखा होता है और किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है। तभी वो मुखिया सोचता है कि अगर मैं राजा पर नज़र रखूंगा तो एक ना एक दिन उस जलपरी को ज़रूर पकड़ लूंगा। कुछ टाइम के बाद जलपरी को पानी के ऊपर रोशनी दिखाई देती है। जब वो ऊपर आती है तो पूरे आसमान में लटेन होते हैं और इसी तरह राजा और उसकी मुलाकात शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और ह्युंजू उस जलपरी के पास आता है। वो उसे वहाँ गुड बाय कहने आया था, लेकिन उस जलपरी को देखकर उसे दया आ जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी और वो उसे अपने साथ ले जाता है। कार में जाते टाइम भी जलपरी बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। ह्युंजू उसे उसके घर का एड्रेस भी पूछता है, उसके दोस्त के बारे में भी पूछता है, लेकिन जलपरी कोई जवाब नहीं देती। तभी ह्युंजू सोचता है कि आखिर मैं कहाँ फंस गया। फिर ह्युंजू उसे होटल लेकर जाता है। वहाँ पर जब वो नहा रहा होता है तो वो जलपरी बार बार लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे परेशान होकर वो बाहर आ जाता है। वो उसे समझाता है, लेकिन जलपरी उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। ह्युंजू उसे कहता है कि तुम गलत मत सोचना, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ होटल इसीलिए लेकर आया क्योंकि तुम अकेली थी। आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो ह्युंजू को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता है। तभी उस लड़की की भाभी उसे कहती है कि तुम फिर से उसी लड़के को फ़ोन कर रही हो ना जो तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ा करता था और जो तुम्हें इग्नोर करता था। लड़की भाभी की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक मेड होती है जो भाभी से कहती है कि मेरा बेटा भी वहीं पर पढ़ता था, लेकिन भाभी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो मेड वहाँ से चली जाती है। उधर वो बिजनेस वुमेन जिसे ह्युंजू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस कंपनी को लूटा था वो बदनाम हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ना चाहती थी। आगे ह्युंजू होटल में लैपटॉप देख रहा था। तभी वो जलपरी एकदम से उसके पास आ जाती है और उसे लैपटॉप ले लेती है। वो रात भर लैपटॉप को देखती रहती है और सुबह जब ह्युंजू उठता है तो वो जलपरी को वहीं उसी हालत में देखता है जो अभी तक लैपटॉप ही देख रही थी।
फिर युंजू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उस बिजनेस वुमेन के गुंडे तुम्हें पकड़ने के लिए वहां तक पहुंच गए हैं। तभी वो जलपरी को वहीं छोड़कर होटल से जाने लगता है, लेकिन गुंडे होटल में आ चुके थे। तभी वो पीछे के रास्ते से जलपरी को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। वो गुंडे उन दोनों का पीछा करते हैं। तभी जलपरी अपनी पावर से उन एक एक गुंडे को मार देती है। फिर वो दोनों साइकिल पर जाते हैं। साइकिल पर बैठकर जलपरी बहुत स्पेशल फील कर रही थी और बहुत खुश थी। तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं और युंजू जलपरी से कहता है कि तुम साइड में हो जाओ, इन्हें मैं देख लूंगा। लेकिन बाद में जलपरी भी उन गुंडे को मारने आ जाती है और इंसानों के बदले उसमें बहुत शक्ति होती है और वो दोनों मिलकर सारे गुंडे को मार देते हैं। आगे उन गुंडे का बॉस गन लेकर आ जाता है और युंजू को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। ये सब जलपरी देख रही होती है। तभी वो साइकिल से उनका पीछा करती है। जलपरी साइकिल इतनी स्पीड चला रही होती है कि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वो गाड़ी के आगे आ जाती है और उनकी गाड़ी आगे जाकर टकरा जाती है, जिससे युंजू उन्हें चकमा देकर गाड़ी से निकल जाता है और जलपरी के साथ साइकिल पर पीछे खड़ा होकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद युंजू और जलपरी एक मेज गार्डन में होते हैं। वहां पर भी वो गुंडे उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो जलपरी उन गुंडों को मजा चखाती है और वो दोनों उस मेज गार्डन से बाहर निकल जाते हैं। युंजू से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। फिर वो दोनों वापस साइकिल पर बैठकर चले जाते हैं। आगे जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो जलपरी को एक आइसक्रीम शॉप दिखती है। वो वहां से आइसक्रीम ले लेती है, लेकिन उसके पास देने को पैसे नहीं होते। तभी युंजू उस आइसक्रीम के पैसे दे देता है। फिर युंजू जलपरी के साथ अपने दोस्तों से मिलने एक चर्च में जाता है। वहां पर वो लोगों को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और उसका कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है और बोल भी नहीं पाती। मैं इसकी आवाज़ सुनने को कब से तरस रहा हूँ। युंजू के इतना बोलते ही जलपरी बोलने लग जाती है। वो सबसे कहती है कि आप सब कैसे हैं, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर युंजू और वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो उसे बाहर लेकर आता है। बाहर जाकर वो उसे पूछता है कि तुम बोल कैसे सकती हो। तभी जलपरी कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी आवाज़ सुनना चाहते हो। फिर जलपरी उसे वाइफ का मतलब पूछती है। तभी युंजू उसे कहता है कि इसका मतलब दोस्त होता है। फिर जलपरी कहती है कि मुझे तो बात करनी नहीं आती थी, लेकिन तुमने जो मुझे वो बॉक्स दिया, यानी कि युंजू का लैपटॉप, उससे मैंने बोलना सीखा। इस पर युंजू हंसता है और कहता है कि तुम्हें लैपटॉप चलाना भी आता है क्या। आगे जलपरी युंजू की आंखें घूरने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी आंखें चमक रही है और ये बहुत सुंदर है। तभी युंजू कहता है कि मेरी माँ भी अक्सर यही कहा करती है। फिर वो जलपरी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, कहीं तुम एलियन तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बहुत अजीब सी है। आगे युंजू और जलपरी होटल जा रहे होते हैं। तभी जलपरी कहती है कि मुझे प्यास लगी है। युंजू उसे पानी की जगह दिखाता है। तभी वो देखता है कि वो पूरी केन को उठाकर पानी पी रही होती है। तभी युंजू उस आदमी से कहता है कि शायद मेरी वाइफ अब ज्यादा ही तंदुरुस्त हो चुकी है। फिर युंजू और जलपरी रूम में होते हैं। तभी जलपरी उससे पूछती है कि ये प्यार क्या होता है। वो उसे बताता है कि प्यार एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, क्योंकि वो पूरी तरह से उसी का हो जाता है। तभी जलपरी उसे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर युंजू से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या, अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया। आगे युंजू जलपरी को खाना खिलाने लेकर जाता है। वहाँ पर वो उसे हिप्नोटाइज करके उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। जलपरी पूछती है कि ये माँ बाप कौन होते हैं। तभी युंजू कहता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया। ये सुनकर जलपरी कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। फिर युंजू उससे उसका नाम पूछता है। जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। ये सुनकर युंजू कहता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तुम पूरी पागल हो। फिर जलपरी उसे पूछती है कि अगर मैं पागल नहीं होती या मेरा नाम होता और मेरे माँ बाप होते तो क्या तुम मुझे अपने पास रखते। वो उसे ये भी कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम मुझे अकेला भी छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जलपरी की ये सारी बातें युंजू को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर जब वो रात में सो रही होती है तो उसका ग्रीन ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना देता है। वो कहता है कि पहली बार मैंने चुराई हुई चीज़ वापस दी है। वो ये भी कहता है कि चलो हम दोनों साथ चलते हैं इस दुनिया के दूसरे कोने तक। अगले दिन वो दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर युंजू का घर होता है। वो दोनों दुनिया के आखिरी कोने में होते हैं। तभी वो गुंडे उनका पीछा करते करते वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों भागते भागते एक खाई की तरफ आ जाते हैं, जहाँ नीचे समंदर होता है और दूसरी तरफ वो गुंडे गन लेकर खड़े होते हैं। युंजू हार मान लेता है और जलपरी को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जलपरी ये कहकर नहीं चाहती कि मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। फिर जलपरी उसे समंदर में कूदने को कहती है, लेकिन युंजू कहता है कि मैं इन लोगों की बंदूक खा लूंगा, लेकिन समंदर में नहीं कूदूंगा। तभी जलपरी युंजू का हाथ पकड़कर समंदर में कूद जाती है। समंदर में जाने के बाद जलपरी की टेल आ जाती है
और ह्युंजू उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे सब पता चलता है कि आखिर ये एक जलपरी है। फिर दोनों किस करते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा जलपरी से मिलने आता है। वो जलपरी से उसका नाम पूछता है। तभी वो जलपरी अपना नाम सेवा बताती है। राजा कहता है कि जब वो छोटा था उसकी बहन जो कि गुजर चुकी है उसका नाम भी यही था। जलपरी अपने नाम का मतलब बताती है, बहुत खूबसूरत। फिर जलपरी उसे बताती है कि 20 साल पहले जब वो छोटी थी तभी वहाँ एक लड़का समंदर में डूब गया था और जलपरी ने उसकी जान बचाई थी। तब से उस लड़के ने जलपरी का ये नाम रखा। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन वो लड़का जलपरी को बताता है कि उसकी अब शादी होने वाली है। जलपरी पूछती है कि आखिर ये शादी क्या होता है। तब वो उसे बताता है कि उसे अब किसी और लड़की के साथ रहना होगा और अब वो उससे मिलने भी शायद ही आया करेगा। वो लड़का जलपरी से प्यार करने लगा था, इसीलिए वो उसे पूछता है कि क्या तुम ज़मीन पर रह सकती हो। जलपरी कहती है कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, ये तभी हो सकता है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। जलपरी ज़मीन पर नहीं रह सकती थी और वो लड़का पानी में, इसीलिए जलपरी वहाँ से चली जाती है। फिर जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो शादी की पहली रात ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर जलपरी से मिलने समंदर में कूद जाता है। उसे ये नहीं पता था कि जलपरी के पास एक खास शक्ति होती है, वो किसी को भी किस करके उसकी याददाश्त मिटा सकती है। जलपरी ने उस लड़के के साथ भी ऐसा ही करा। तभी राजा जलपरी से कहता है कि मेरी शादी के पहले दिन ही मेरी वाइफ की मौत बीमारी से हो गई और वो उसे ये कहा करती थी कि उसकी मौत की वजह यानी कि राजा के भाग जाने से हुई। लेकिन राजा को वो रात याद ही नहीं होती कि आखिर वो रात वहाँ से भागा क्यों था। फिर राजा जलपरी से पूछता है कि क्या वो लड़का कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। ये सुनकर जलपरी भी चौंक जाती है। आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ह्युंजू को पता चल जाता है कि वो लड़की एक जलपरी है। वो उसे किस करके उसकी याददाश्त मिटा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ह्युंजू समंदर के किनारे होता है, उसे बाकी सब कुछ याद होता है लेकिन उस लड़की यानी जलपरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपने हाथ में उस जलपरी का ग्रीन ब्रेसलेट भी देखता है जो उसने उसके हाथ में पहना दिया था। फिर ह्युंजू फ्लाइट में बैठकर सियोल के लिए जा रहा होता है। तभी वो जलपरी उसे समंदर में से देखती है। वो उसके जाने से बहुत दुखी होती है। ह्युंजू अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके 2 दोस्त रह रहे थे। ये दोनों वही दोस्त थे जो उसकी चोरी करने में हेल्प करते थे। ह्युंजू उन्हें अपने घर से जाने को कहता है लेकिन वो बेशर्म होते हैं और ह्युंजू के घर में कब्जा करके रह रहे होते हैं। ह्युंजू का एक दोस्त उसे बाहर लेकर आता है और उसे ब्रेसलेट के बारे में पूछता है जो उसने उस लड़की से चुराया था और वो करोड़ों का था। ह्युंजू को कुछ भी याद नहीं होता। वो कहता है कि मैं किसी भी लड़की से नहीं मिला। तभी उसका दोस्त उसे पिक्स दिखाने लगता है जो ह्युंजू ने उसे भेजे थे। ह्युंजू कहता है कि ये पिक मैंने तुम्हें नहीं भेजे हैं लेकिन हाँ एक ब्रेसलेट है मेरे पास। ये सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम जलपरी को देखते हैं जो सियोल जाने का सोचती है क्योंकि उसने ह्युंजू से वादा करा था वो सियोल में ज़रूर आएगी। उधर ह्युंजू अपने दोनों दोस्तों से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अब 3 महीने हो चुके थे, अभी भी वो उसी के घर में रह रहे थे। वो ह्युंजू के घर का सभी खाना भी खा जाते हैं। तभी ह्युंजू उन्हें अपने घर से जाने को कहता है लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है वो गुंडे अभी भी सिर्फ हमारे पीछे पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तो समंदर में डूबकर मर चुके हो, इसलिए तुम सेफ हो। आगे जलपरी समंदर में एक बोट वाले से सियोल का रास्ता पूछती है। वो लोग उसे सियोल का रास्ता बताते हैं। वो जलपरी को ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे लेकिन जलपरी मना कर देती है। वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की इतना तैर कर सियोल तक कैसे जाएगी। फिर जलपरी समंदर के किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ होती है। वो उनसे पूछती है कि क्या ये सियोल है। लेडीज़ मना कर देती है कि ये सियोल नहीं है। फिर वो लेडीज़ जलपरी से कहती है कि हम भी सियोल ही जा रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देंगे। जलपरी उन लेडीज़ के साथ बस में बैठ जाती है और सियोल पहुँच जाती है। सियोल आने के बाद जलपरी को चारों ओर सिर्फ इंसान ही दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि आखिर मैं ह्युंजू को कैसे ढूंढूंगी। उधर ह्युंजू और उसके दोस्त तैयार होकर अपने मिशन के लिए निकल गए होते हैं। जलपरी रास्ते में सभी लोगों से ह्युंजू के बारे में पूछ रही होती है और उसका एड्रेस मांग रही होती है लेकिन किसी को भी ह्युंजू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जलपरी को भूख लगती है और वो एक शॉप पर जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। तभी ह्युंजू की गाड़ी उसके पास से गुजरती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। इसके बाद जलपरी कुछ लड़कियों के ग्रुप को देखती है जिसमें से एक लड़की दूसरी लड़की से ज़बरदस्ती अपने काम के लिए पैसे मांग रही होती है। तभी जलपरी को समझ आता है और वो एक छोटी सी बच्ची के पास जाती है और उसे जाकर पैसे मांगने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे भूख लगी है और मेरे पास पैसे नहीं है। वो छोटी सी बच्ची जलपरी से कहती है कि तुम मुझे पैसों के लिए इतना तंग क्यों कर रही हो। जलपरी कहती है कि आखिर ये तंग करना क्या होता है। वो बच्ची कहती है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम। फिर वो बच्ची अपने पैसों से जलपरी को नूडल्स खिलाने ले जाती है।
वो उसे कहती है कि अब से ऐसा मत करना, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, मेरी मॉम इसके लिए बहुत मेहनत करती है। आगे वो बच्ची जलपरी से कहती है कि मैं दुआ करूंगी कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। वो उसे थोड़े पैसे भी देती है और कहती है कि इन्हें थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना, इससे कुछ खा भी लेना और अपने लिए जॉब भी ढूंढ लेना। और फिर वो बच्ची वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वो बच्ची ह्युंजू से जाकर टकरा जाती है और कहती है कि अंकल आप देख कर नहीं चल सकते क्या। ह्युंजू कहता है कि कितनी शरारती बच्ची है, मुझे अंकल कहकर चली गई। फिर आगे जलपरी उन्हीं लड़कियों के ग्रुप को देखती है जो एक लड़की को तंग कर रही थी। वो उन्हें जाकर कहती है कि तंग करना अच्छी बात नहीं है और उन सबको मजा चखाती है। नेक्स्ट सीन में ह्युंजू और उसके दोस्त अपना मिशन पूरा करके वापस जा रहे होते हैं। तभी वो जलपरी भी उनके पास में ही होती है। वो कचरे के डब्बे से अमीर लोगों के फेंके हुए कपड़े निकालती है और उनमें से एक कोट पहन लेती है। वहाँ पास में एक भिखारी औरत बैठी हुई थी। उस कोट को देखकर कहती है कि तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। फिर वो जलपरी से पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो। जलपरी बताती है कि मैं समंदर पार से आई हूँ और ह्युंजू को ढूंढ रही हूँ। फिर वो भिखारी जलपरी से पूछती है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके नंबर है तुम्हारे पास, लेकिन जलपरी मना कर देती है। फिर वो भिखारी उससे कहती है कि ऐसी कोई जगह होगी जिसका वो नाम लिया करता था। जलपरी को बिल्डिंग 63 का नाम याद आता है। वो भिखारी जलपरी के हाथ पर बिल्डिंग 63 लिख देती है। फिर जलपरी बस में बैठकर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। वो सोचती है कि क्या इस बिल्डिंग के टॉप पर जाने से मैं ह्युंजू को ढूंढ सकूंगी। जलपरी बिल्डिंग के अंदर जाती है। वहाँ पर एक्वेरियम होता है। उसे देखकर जलपरी बहुत खुश होती है और कहती है कि अब मैं भूखी नहीं मरूंगी। फिर वो एक्वेरियम के अंदर जाकर जलपरी बन जाती है। नेक्स्ट डे ह्युंजू का बर्थडे होता है, इसीलिए ह्युंजू की वो बचपन की दोस्त जिसका नाम चाशिया होता है अपनी मेड से उसके लिए सूप और डिशेस बनवाती है। तभी उसकी मेड उसे बताती है कि आज के ही दिन मेरे बेटे का भी बर्थडे है। फिर चाशिया वो सब खाना लेकर ह्युंजू के पास जाती है और झूठ बोलती है कि ये सब खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ह्युंजू जब सूप पीता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि उसकी मॉम भी ऐसे ही सूप बनाया करती थी। फिर चाशिया और उसका दोस्त ह्युंजू से पार्टी मांगते हैं, लेकिन वो ये कहकर चला जाता है कि मेरा कहीं अपॉइंटमेंट है। चाशिया उसके दोस्त से पूछती है कि क्या ये किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकता है। उधर चाशिया की मेड अपने बेटे के साथ उनकी एक तस्वीर देख रही होती है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि वो मेड ह्युंजू की मॉम ही है। बर्थडे वाले दिन बचपन में ह्युंजू अपनी मॉम के साथ एक्वेरियम आया करता था, इसीलिए आज भी वो एक्वेरियम आया था। एक्वेरियम में जलपरी भी पानी में होती है और वहाँ सभी लोगों को यही लगता है कि मरमेड शो स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए सभी जलपरी की फोटो ले रहे थे। तभी ह्युंजू भी वहाँ होता है और फाइनली जलपरी उसे देख ही लेती है। ह्युंजू भी जलपरी को देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है क्योंकि उसकी याददाश्त जलपरी ने मिटा दी थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जलपरी भी ह्युंजू से मिलने एक्वेरियम से बाहर आ जाती है। बाहर आकर ह्युंजू का दोस्त उसे एक तस्वीर भेजता है जिसमें उसका दोस्त ह्युंजू और जलपरी साथ में होते हैं। वो देखता है कि उस लड़की के हाथ में वही ग्रीन ब्रेसलेट होता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये वही लड़की है जिसको उसने अभी एक्वेरियम में देखा था, इसलिए वो उसे ढूंढने चला जाता है। आगे ह्युंजू को आखिर वो लड़की मिल ही जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर जलपरी को पास्ट याद आ जाता है जब उसने ह्युंजू की याददाश्त मिटाई थी। वो जब बेहोश था तो जलपरी ने उससे माफ़ी भी मांगी थी और उसका ग्रीन ब्रेसलेट उसे पहना दिया था। वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी, और आई लव यू कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया को पता चलता है कि उनके गांव में जलपरी घुस आई है और वो लोगों के कपड़े और जूते चुरा रही है और इसके बदले वहाँ एक कीमती हीरा छोड़कर चली जाती है। इससे गांव की मुखिया उसकी पत्नी का लालच बढ़ जाता है और अब वो मुखिया जलपरी को पकड़ना चाहता था जिससे कि वो अमीर बन सके। अब जलपरी इंसान बनकर गांव में आ चुकी थी और ये बात गांव में चारों ओर फैल चुकी थी। सभी लोग जलपरी को मारना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जलपरी की वजह से ही तूफान आया है। उधर गांव के राजा को भी पता चल जाता है कि जलपरी गांव में आ चुकी है। वो सोचता है कि जलपरी ज़रूर मुझसे ही मिलने आई होगी क्योंकि उन दोनों ने वादा किया था कि वो एक साथ स्नोफॉल देखेंगे। फिर वो जलपरी को ढूंढने निकल जाता है। आगे जलपरी के पास गांव के मुखिया के आदमी आ जाते हैं। मुखिया ने उन्हें बताया था कि तुम जलपरी के पैरों पर अटैक करना, इससे वो अपनी सारी शक्तियां खो देगी। वो जलपरी पर अटैक करने ही वाले होते कि तभी राजा वहां पर आ जाता है और जलपरी को बचा लेता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाशा की भाभी उनकी मेड यानी ह्युंजू की माँ से किसी के लिए खाना पैक करवाती है। आगे एक अमीर परिवार वही खाना खा रहा होता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ह्युंजू के डैड होते हैं जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और साथ में उनकी वाइफ और एक बेटा भी होता है। उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि खाना चाशा की भाभी
यानी कि उसकी फ्रेंड बनाकर लाई है। खाना खाते टाइम ह्युंजू के डैड को ह्युंजू और उसकी पहली पत्नी की याद आ जाती है। वो भी इतना ही डिलीशियस खाना बनाया करती थी और वो तीनों साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। फिर आगे ह्युंजू के डैड जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तब वो अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि ह्युंजू आजकल कहाँ है, मुझे उस निकम्मे की बहुत चिंता होती है। ड्राइवर उन्हें बताता है कि वो ये शहर छोड़कर जा चुका है, अब उसे ढूंढना मुश्किल है। ह्युंजू के डैड को ये भी पता था कि आज उसका बर्थडे है। उधर उसकी दूसरी पत्नी ये सारी बातें घर बैठे सुन रही होती है, क्योंकि उसने कार में वॉइस रिकॉर्डर लगा रखा होता है। फिर वो किसी को फ़ोन करती है और वो कहती है कि आज ह्युंजू का बर्थडे है और वो आज के दिन कहाँ जाता है उसे वो भी पता होता है, इसलिए वो उसे कहकर ह्युंजू को गायब करवाने की प्लानिंग बनाती है। आगे ह्युंजू और जलपरी एक दूसरे से मिल गए होते हैं। ह्युंजू जलपरी को पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर वो उसे अपने फ़ोन में उसके साथ पिक्स दिखाता है। इस पर जलपरी कहती है कि मैं ह्युंजू के साथ हूँ, ये कैसे हो सकता है। फिर ह्युंजू कहता है कि तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है, मैं तुम्हारे साथ स्पेन में था, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ह्युंजू बार बार जलपरी से पूछता है आखिर तुम मुझे कैसे जानती हो, लेकिन जलपरी कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसका नाम पूछता है, लेकिन जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। और इस पर ह्युंजू हंसने लगता है और कहता है कि तुम कितनी अजीब हो। फिर ह्युंजू जलपरी को बाहर लेकर आता है। वो फिर से उसे पूछता है कि हमारे बीच स्पेन में क्या हुआ था, लेकिन जलपरी उसे कोई जवाब नहीं देती। इससे ह्युंजू हताश होकर वहाँ से चला जाता है। अब जलपरी ह्युंजू को फॉलो करती है। ह्युंजू से कहता है तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो। और फिर ह्युंजू एकदम से वहाँ से चला जाता है और जलपरी उसे फिर से ढूंढने लगती है। तभी एक चोर आदमी जलपरी के पास आता है और उसे पागल बनाकर कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ह्युंजू आ जाता है और जलपरी को बचा लेता है। आगे ह्युंजू जलपरी को लेकर जाता है और उसे समझाता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी अचानक कुछ लोग जलपरी से टकराने वाले होते हैं। तभी ह्युंजू उसे गिरने से बचा लेता है और जलपरी उसकी आंखों में घूरने लगती है। और फिर ह्युंजू को अपने दोस्त का कॉल आ जाता है। तभी वहाँ फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जलपरी ह्युंजू के ऊपर कूद जाती है। वो कहती है कि गोलियां चल रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी ह्युंजू। फिर ह्युंजू उससे कहता है कि अपनी आंखें खोलो और आसमान में देखो। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुमने पहले कभी फायरवर्क्स नहीं देखा। तभी जलपरी को पास्ट याद आता है जब स्पेन में ह्युंजू ने उसे कहा था कि यहाँ फायरवर्क्स होता है। फिर जलपरी वहाँ पर दूसरे लोगों को देखती है जो अपने फ़ोन में उस फायरवर्क्स के फ़ोटो ले रहे होते हैं। वो ह्युंजू से पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि ये तस्वीरें ले रहे हैं। फिर हर बार की तरह जलपरी पूछती है कि ये क्या होता है। ह्युंजू हंसकर कहता है कि तुम्हें सच में नहीं पता। फिर वो अपने फ़ोन में तस्वीर लेकर बताता है। जलपरी उससे पूछती है तुम क्यों नहीं ले रहे थे तस्वीर। ह्युंजू कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जलपरी उसे कहती है तुम दिल में किसी भी मंजर को समा लेते हो ना। ये बात सुनकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ फायरवर्क्स देखने यही आया करता था और उसकी माँ भी उसे यही कहा करती थी। फिर ह्युंजू जलपरी से पूछता है आखिर तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं बात करती। इसके बाद हमें ह्युंजू की मॉम को दिखाया जाता है जो टीवी पर फायरवर्क्स देख रही होती है। अब ह्युंजू की सौतेली माँ कांग स्योही को देखते हैं जो उसी आदमी से बात कर रही होती है जिसने उसे ह्युंजू को फॉलो करने के लिए कहा था। वो आदमी उसे बताता है कि वो यहाँ किसी लड़की के साथ है। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये यहीं पर होगा। पर कांग स्यो बोलती है कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्युंजू कांग स्यो के साथ होता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को ढेर सारे पैसे दिए हैं और वो पैसे लेकर जा चुकी है। अगर वो फिर से आई तो उसे सारे पैसे चुकाने होंगे और वो तुमसे ज़्यादा पैसों से प्यार करती है। अब वहाँ पर ह्युंजू के डैड आ जाते हैं और कांग स्यो ह्युंजू के साथ अच्छे से बिहेव करने लग जाती है और वो उसके डैड को बताती है कि ये अपनी माँ से मिलने जा रहा था। अब फिर से उस सीन को दिखाया जाता है। कांग स्यो उस आदमी से कहती है मैंने उस खंडन के लिए क्या कुछ नहीं करा और अब जब जायदाद की बात आई तो उसे अपना बेटा याद आ गया। वो फिर से ह्युंजू को गायब करने के लिए कहती है। आगे ह्युंजू अपने घर जा रहा होता है, लेकिन जलपरी अभी भी उसको फॉलो कर रही होती है। ह्युंजू जलपरी से कहता है कि मुझे जाने दो। फिर जलपरी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ह्युंजू कहता है कि कहाँ, मेरे घर। जलपरी कहती है कि हाँ। ह्युंजू उसे ले जाने से मना कर देता है और कहता है कि किसी जवान लड़की को मैं अपने घर नहीं ले जा सकता, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे। इस पर जलपरी कहती है कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। फिर ह्युंजू जलपरी के हाथ पर अपना फ़ोन नंबर लिख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी बताने की इच्छा हो कि हमारे बीच स्पेन में क्या हुआ था तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और ह्युंजू कार में बैठकर जाने लगता है। थोड़ा आगे जाकर ह्युंजू को जलपरी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। फिर वो देखता है कि कोई दूसरी कार उसे फॉलो कर रही है
और वो कोई और नहीं बल्कि कांग्सेओ का ही आदमी होता है। लेकिन ह्यूंजो उसे चकमा देकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें चाशा को दिखाया जाता है जो एक पॉट को देख रही होती है। उस पॉट पर एक लड़के और जलपरी का पिक बना होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। चाशा कहती है कि मैं इस लड़के को जानती हूँ और ये वही है जिसका आज बर्थडे है। फिर ह्यूंजो जलपरी को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर उसके दोनों दोस्त उस जलपरी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से पूरा घर देख रही होती है। फिर वो स्विमिंग पूल के पास जाती है और पूछती है इसमें कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर ह्यूंजो का दोस्त उसे नूडल्स बनाकर देता है। फिर उसका दोस्त जलपरी से पूछता है कि आपका घर कहाँ है। जलपरी कहती है कि बहुत दूर। फिर उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर ह्यूंजो उसके दोनों दोस्तों से कहता है तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब निकल जाओ मेरे घर से। उसका दोस्त कहता है कि इस लड़की की वजह से तुम हमें निकाल रहे हो। ह्यूंजो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे इसे कुछ पूछना था इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया। ह्यूंजो वो ग्रीन ब्रेसलेट निकालता है और उसे पूछता है ये तुमने मुझे दिया था। जलपरी कहती है कि हाँ, क्योंकि ये तुम्हें पसंद आ गया था। फिर जलपरी कहती है कि ऐसा मेरे घर के पास बहुत सारे हैं। ये सुनकर ह्यूंजो के दोस्त को लालच आ जाता है और वो ह्यूंजो से कहता है इसे थोड़े दिन यही रहने दो। फिर ह्यूंजो उसे सवाल करने लग जाता है आखिर ये तुमने मुझे क्यों दिया। लेकिन हर बार की तरह जलपरी चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। इस पर ह्यूंजो को गुस्सा आ जाता है। उसका दोस्त उसे शांत करवाता है और कहता है कि इसकी कोई वजह होगी इसलिए ये नहीं बता रही। फिर उसका दोस्त जलपरी से उसका नाम पूछता है लेकिन वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। फिर उसका दोस्त उसका नाम रखने लगता है। तभी जलपरी ह्यूंजो से कहती है कि तुम मेरा नाम रखो। ह्यूंजो उसका नाम शिमच्योंग रखता है। इससे जलपरी बहुत खुश होती है और उसके दूसरे दोस्त के पास जाकर उसका नाम पूछती है। फिर अपना नाम उसे बताती है और शर्माने लग जाती है। तभी डोरबेल बजती है और चाशा केक लेकर आई होती है क्योंकि आज ह्यूंजो का बर्थडे होता है। वो जलपरी को देखती है और ह्यूंजो से पूछती है ये कौन है, तुम्हारे मेहमान है क्या। तभी जलपरी एटीट्यूड से कहती है कि मेरा नाम शिमच्योंग है। फिर वहाँ पर फ्लो मशीन जलपरी से आकर टकरा जाती है जिससे जलपरी डर जाती है और जाकर ह्यूंजो से लिपट जाती है। उसकी ये हरकत देखकर उसके फ्रेंड्स उस पर हंस रहे होते हैं लेकिन चाशा को जलन हो रही होती है। फिर सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। वहाँ पर केक कट करने से पहले ही शिमच्योंग ढेर सारा केक अपने हाथ में ले लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। ह्यूंजो कहता है कि आराम से खाओ, ये कोई नहीं तुमसे छीनेगा। फिर चाशा अपने हाथों से ह्यूंजो को केक खिलाती है और उसके कानों में कुछ कहकर हंसती है। अब शिमच्योंग चाशा को देखती है, फिर वो भी उसकी तरह थोड़ा थोड़ा केक लेकर खाती है। आगे अकेले में ह्यूंजो का दोस्त चाशा को बताता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने दिया। वो चाशा से ये भी कहता है तुम्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो अपना नाम भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी चाशा उन दोनों पर नज़र रखने को कहती है। फिर ह्यूंजो के रूम के ऊपर एक रूम होता है। वो शिमच्योंग को वहीं पर सोने के लिए कहता है। उधर हमें वो आदमी को दिखाया जाता है जो ह्यूंजो को गायब करने के लिए उसे ढूंढ रहा था। वो सबके घरों में जाकर चेक करता है और फिर बाद में घर के बाहर मार्क कर देता है। लेकिन एक घर का मालिक उसे ये करते हुए देख लेता है और उसे पुलिस के हवाले करने को कहता है, लेकिन तभी वो उसका मर्डर कर देता है। अब ह्यूंजो नाइट में अपने घर आ रहा होता है, तभी वहाँ उसका दोस्त आ जाता है और उसे बताता है कि हमारे पड़ोस में किसी का खून हुआ है, इसलिए वहाँ चेकिंग चल रही है, तुम वहाँ जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे। लेकिन ह्यूंजो को शिमच्योंग की चिंता हो रही होती है। वो सोचता है कि वो घर में अकेली होगी, इसलिए वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर वो पुलिस वाले उसी आदमी पर शक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता था मर्डर वही कर सकता है। अब शिमच्योंग ह्यूंजो का वेट कर रही होती है, तभी डोरबेल बज जाती है और जब वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर वही कातिल आदमी डोर पर खड़ा होता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गांव के मुखिया के आदमी जलपरी पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी राजा वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। फिर वो उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। उन दोनों को साथ में जाते हुए उस मुखिया का जासूस देख लेता है और वो ये बात जाकर मुखिया को बता देता है। तभी गांव का एक आदमी वहाँ आता है और वो मुखिया को धमकी देने लगता है क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत करप्शन कर रहा था। अब समंदर के किनारे के पास लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है और वो किसी और की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जो मुखिया से बात करने आया था। डॉक्टर और राजा वहां पहुंच जाते हैं लेकिन उस आदमी की मौत की वजह नहीं जान पाते। तभी वहां के सभी लोगों का यही कहना था कि ये मौत जलपरी की वजह से हुई है। राजा को मुखिया पर शक था, इसीलिए वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि मैं पता लगा लूंगा इसकी मौत का कारण जलपरी है या फिर किसी की साजिश।
अब मुखिया की पत्नी अपने प्लान के अनुसार राजा के महल में घुस जाती है और कहती है कि हमें पता चला है कि वो जलपरी यही है, इसीलिए हम महल की तलाशी लेने आए हैं। राजा को जब ये बात पता चलती है कि ढेर सारे लोग उसके महल के बाहर जलपरी की वजह से इकट्ठे हो गए हैं, वो तुरंत अपने महल जाने लगता है। जलपरी वहाँ बैठे एक पॉट को देख रही होती है जिस पर एक इंसान और जलपरी किस कर रहे होते हैं। ये नज़ारा राजा के सपने में आया होता है, इसीलिए राजा ने उसे उस पॉट पर ड्रॉ कर दी थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिम च्योंग गेट ओपन करती है और वही मर्डरर आदमी जिसका नाम देयंग होता है वो गेट पर होता है। वो पुलिस वाला बनकर आया होता है और शिम च्योंग से कहता है कि मैं मर्डर केस के सिलसिले में तलाशी करने आया हूँ। वो जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है तभी वहाँ पर ह्युंजू आ जाता है और उसका आईडी मांगने लगता है। इतनी ही देर में पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और देयंग वहां से भाग जाता है। पुलिस वाले जुन के पीछे आए होते हैं क्योंकि वो फॉलो रूल्स तोड़ कर आया था। वो उसकी आईडी मांगते हैं तो जुन अपनी फेक आईडी उन्हें दिखा देता है। फिर वहां दूसरे पुलिस वाले आते हैं जो कि जुन को अच्छी तरह से जानते थे और उसी की केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी उसका दोस्त पुलिस वालों को गुमराह करके वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे जुन बच जाता है। आगे घर के अंदर जाने के बाद शिम च्योंग जुन के हाथ पर लगे चोट का निशान देखती है। फिर जुन उसे समझाता है कि हर किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोला करो। इस पर शिम च्योंग कहती है कि अगर शार्क होती तो मैं दरवाजा नहीं खोलती। जुन कहता है कि शार्क यहाँ क्या करेगी और शार्क से तो ज्यादा खतरनाक इंसान ही होते हैं। अब जुन सोफे पर जाकर बैठ जाता है। शिम च्योंग टीवी की तरफ इशारा करके पूछती है कि इसमें जो छोटे छोटे इंसान थे वो कहाँ चले गए, उन्हें बोलो ना कि वो बाहर आए। उसकी ये बात सुनकर जुन हंसने लगता है। फिर वो शिम च्योंग के मजे लेने के लिए कहता है कि ये मेरे किराएदार हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन करके पूछता हूँ। फिर वो फ़ोन पर बात करने का नाटक करता है और शिम च्योंग भी उसके पास बैठकर कान लगा रही होती है। फिर जुन उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे सवाल करने लग जाता है, पहले तुम बताओ हमारे बीच स्पेन में क्या हुआ था। लेकिन शिम च्योंग कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अगले एपिसोड तक का इंतजार कर लूंगी, वैसे भी मैं इंतजार करने में माहिर हूँ। इस पर जुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, अगर कल तक तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मेरे घर से चली जाना। आगे कांग से हुई फोन पर देयंग से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे अभी इसी वक्त जुन का एड्रेस भेजो। तभी वहाँ उसका बेटा आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। वो अपनी मॉम से कुछ खाने के लिए बनाने को कहता है। तभी वो उसके फ़ोन में जुन के घर का एड्रेस देख लेता है। फिर वो अपनी मॉम को किचन में फ़ोन देने जाता है और फ़ोन पानी में गिर जाता है जिससे वो ख़राब हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है। उधर जुन जैसे ही सोने लगता है, शिम च्योंग अपने ऊपर वाले रूम की विंडो से अपनी गर्दन और बाल निकालकर उसे देख रही होती है। जुन उसे देखकर डर जाता है। फिर वो जुन से पूछती है कि आज तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे। जुन कहता है कि आज वो नहीं आएंगे। फिर शिम च्योंग कहती है कि इसका मतलब आज हम दोनों घर में अकेले हैं और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी ये हंसी देखकर जुन कहता है कि जब तुम हंसती हो तब और भी ज्यादा डरावनी लगती हो। अब शिम च्योंग नीचे जुन के पास आने लगती है। इस पर वो कहता है, हाँ आ जाओ नीचे, वैसे भी तुम कल जाओगी, इससे अच्छा है कि आज ही चली जाना। ये सुनकर शिम च्योंग ऊपर जाकर सो जाती है और सोचती है कि काश कल आए ही ना। आगे मॉर्निंग में चाशे आई होती है, लेकिन शिम च्योंग ये कहकर उसे अंदर नहीं आने देती कि तुम अजनबी हो। वो दोनों डोर पर ही झगड़ा करने लगती हैं। तभी शिम च्योंग एकदम से दरवाज़ा खोलती है जिससे चाशा गिर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि जुन जॉगिंग करने के लिए गया है, इसलिए वो शिम च्योंग से कहती है कि बहुत जल्द मैं और जुन शादी करने वाले हैं। शिम च्योंग पूछती है कि ये शादी क्या होता है। वो उसे बताती है, यानी हम दोनों साथ रहेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। ये सुनकर शिम च्योंग कहती है कि इसका मतलब हम दोनों जो कर रहे हैं वही। चाशिया हंसकर कहती है कि इसका मतलब शादी नहीं होता, तुम तो जुन पर बोझ हो, उसके साथ जबरदस्ती रह रही हो। फिर वो शिम च्योंग को दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर यहाँ से जाने को कहती है। इस पर शिम च्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो चाशा की उंगली पर काट देती है। अगले सीन में चाशा अपनी उंगली पर बैंडेज लगाकर बैठी होती है और जुन शिम च्योंग को डांटता है कि ऐसे पागल कुत्ते की तरह कौन काटता है। फिर जुन चाशा को टैक्सी तक छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर चाशा अपनी उसी रिसर्च स्पॉट के बारे में उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन जुन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब घर पर शिम च्योंग टीवी देख रही होती है। उस पर किसिंग का सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर वो शर्मा जाती है और जैसे ही जुन आता है वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। जुन टीवी देखकर कहता है कि अच्छा तो वो ये सब देख रही थी। इसके बाद जुन खाना बना रहा होता है और शिम च्योंग को खाने को कहता है। खाना खाने के बाद वो उसे फ़ोन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है। वो उस फ़ोन में अपना नंबर भी सेव कर देता है और उसको फ़ोन करना सिखाता है। फिर वो उसे कहता है कि जब भी तुम्हारा कुछ बताने का मन हो मुझे कॉल कर देना
और शिमचोंग को अपने घर से जाने को कहता है। फिर शिमचोंग उसे एक वादा करने को कहती है कि अगली बार मुझसे तब मिलना जब पहली बर्फबारी होगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वो एक बिल्डिंग की ओर इशारा करती है कि हम यहीं मिलेंगे। जुन भी उसे वादा कर लेता है और शिमचोंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जुन उसके फ़ोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऐप को ऑन कर देता है, जिससे उसको पता चल सके कि वो कहाँ जा रही है और किससे मिल रही है। अब जुन के दोस्त उसे कहते हैं कि तुमने इतनी सर्दी में उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही दिमाग। इस पर जुन कहता है कि मैं उसका गार्जियन नहीं हूँ और ज़िंदगी भर उसे यहाँ नहीं रख सकता। अब जुन रूम में जाकर उसकी लोकेशन देखता है तो शिमचोंग कहीं दूर जा रही होती है। तभी वो भी वहाँ जाने के लिए घर से निकल जाता है। फिर जुन का दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा होता है कि अब हमारा अगला शिकार एक अमीर औरत है जो अपने कुत्ते पर भी बहुत ज़्यादा खर्च करती है। दरअसल वो औरत कोई और नहीं बल्कि चाचा की भाभी जिंजू होती है और उसके दोस्त भी इस बात को अभी तक नहीं जानते थे। आगे जिंजू अपनी मेड को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। वहाँ पर सभी लोग उसकी ड्रेसिंग सेंस से उसे मैम कह रहे थे और ये बात जिंजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो उसके सारे नए कपड़ों को फेंकने और अपने घर से चले जाने को कहती है। अब कांग स्योही जिंजू के घर उसका लंच बॉक्स रिटर्न करने आती है और कहती है कि उसके हस्बैंड और बेटे को खाना बहुत अच्छा लगा, वो अगली बार भी खाना पसंद करेंगे। अब जिंजू की मेड उसे कहती है कि मैं घर से चली जाऊंगी, लेकिन अब जिंजू उसे घर से जाने को मना करती है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है और अगर उसने जाने दिया तो इतना टेस्टी खाना कौन बनाएगा। फिर वो उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें ऐसे ही जाने को कहा था, तुम तो बुरा मान गई, और उसकी मेड को फिर से मना लेती है। आगे शिमचोंग अपनी उसी भिखारी दोस्त के पास आ जाती है। वो शिमचोंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फिर से निकाल दिया। शिमचोंग कहती है कि नहीं, निकाला नहीं है, सिर्फ जाने को कहा है। वो भिखारी कहती है कि बात एक ही है। अब वो दोनों उसी डस्टबिन में से अमीर लोगों के कपड़े निकाल रहे होते हैं। अब शिमचोंग उसे पूछती है कि वो कैसे पैसे कमाती है। तभी वो भिखारी औरत उसे पैम्पलेट दिखाती है और लोगों को कैसे बांटते हैं वो भी सिखाती है और इसी तरह से वो पैसे कमाया करती है। अब वो काम शिमचोंग भी करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और जुन को दूंगी क्योंकि उसे पैसे बहुत पसंद है। अब जुन उसकी लोकेशन ट्रैक करते करते वहां तक आ जाता है। वहां वो देखता है कि शिमचोंग लोगों को पैम्पलेट बांट रही है और कोई भी उससे नहीं ले रहा है। तभी वहां स्कूल बॉयज़ का एक ग्रुप आता है और उसे पैम्पलेट ले लेते हैं। दरअसल उन लोगों को जुन नहीं भेजा था और इसके बदले उसने उन लड़कों को पैसे भी दिए थे। अब शिमचोंग को भूख लग रही थी। तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो भी उससे पैम्पलेट लेती है और खाने को भी कुछ देती है। उस लेडी को भी जुन नहीं भेजा था। वो लेडी जुन से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की से शादी करने वाले हो। जुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक आदमी शिमचोंग के पास आता है। वो उसे उसका फ़ोन नंबर देने को कहता है। शिमचोंग जैसे ही फ़ोन निकालती है जुन का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि कोई अनजान तुमसे अपना फ़ोन नंबर मांगे तो मत देना, वो लोग बुरे होते हैं, वैसे भी तुम काटने में तो माहिर हो ना। ये सुनकर शिमचोंग उसे घूरने लगती है और वो आदमी उसे अजीब कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिमचोंग जुन से पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। तभी शिमचोंग जुन को देख लेती है। वो उसे जाकर पूछती है कि तुम यहाँ मुझे देखने आए थे ना। जुन कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, कहीं तुम तो मेरा पीछा नहीं कर रही। इस पर शिमचोंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। फिर शिमचोंग उसके कान में धीरे से कहती है कि मैं यहाँ पैसे कमा रही हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें पसंद है ना। उसकी ये बात सुनकर जुन सोच में पड़ जाता है। आगे जुन के डैड और उसका सौतेला बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि आप जुन को ढूंढ रहे हैं ना, क्या मैं उसको ढूंढने में आपकी हेल्प करूँ। डैड कहते हैं कि नहीं। वो डैड से कहता है कि जुन को ढूंढने वाली बात मम्मी को ना बताए, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब शिमचोंग को पैम्पलेट बांटते बांटते रात हो चुकी थी। तभी उसके सामने वहाँ देयंग आ जाता है। शिमचोंग उसे पहचान लेती है और वहाँ बारिश आ जाने की वजह से शिमचोंग भागकर एक बिल्डिंग के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ छोटी बच्ची फिर से आ जाती है जिससे शिमचोंग पहले मिली थी। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं फिर से बच्चों के पैसे तो नहीं छीन रही। शिमचोंग कहती है कि नहीं, मैं तो पैसे कमा रही हूँ। फिर वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट स्नोफॉल पर शिमचोंग को जुन से मिलने जाना था। वो उस बच्ची से टावर का एड्रेस पूछती है। वो कहती है क्या तुम वहाँ जुन से मिलने जा रही हो। शिमचोंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। बच्ची कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था। इस पर शिमचोंग कहती है कि तुमने सुन लिया, मुझे तो लगा कि इंसान मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते। अब शिमचोंग जुन से मिलने के लिए निकल जाती है। जुन को भी स्नोफॉल होते
शिमचोंग की बात याद आ जाती है और वो भी उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वो उसकी लोकेशन देखता है जिसमें शिमचोंग बहुत तेजी से उस टावर की तरफ जा रही होती है। जाते टाइम शिमचोंग को एक कार वाला टक्कर मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार वाला कोई और नहीं बल्कि जुन का सौतेला भाई होता है। अब जुन उस टावर पर पहुंच जाता है और शिमचोंग का वेट कर रहा होता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुखिया की पत्नी जलपरी को ढूंढने राजा के महल के अंदर चली जाती है, लेकिन उससे पहले ही राजा के एक दोस्त ने जलपरी को वहां से निकालकर एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था और उसने जलपरी से कहा था कि आप यहीं रहना जब तक राजा नहीं आ जाते। अब राजा का दोस्त जब जा रहा होता है तो मुखिया के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं और इससे वो खाई में गिर जाता है। राजा जब घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे का सामान सब कुछ बिखरा हुआ है और वो जलपरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात हो जाती है लेकिन जलपरी अभी तक राजा को नहीं मिलती। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन उसी टावर पर शिमचोंग का वेट कर रहा होता है। उधर जुन का सौतेला भाई शिमचोंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में शिमचोंग की आइडेंटिटी नहीं हो पाती। अब जुन फिर से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वही पैम्पलेट दिखते हैं जो शिमचोंग लोगों को दे रही थी। उसे वहीं पर शिमचोंग का फ़ोन भी पड़ा हुआ मिलता है जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि शिमचोंग का एक्सीडेंट हुआ है और वो उसकी बहुत फिक्र करने लगता है। जुन आसपास के सभी हॉस्पिटल में जाता है और जाकर सभी बेड को चेक करता है। तभी उसे एक बेड पर शिमचोंग मिल जाती है जो कि बेहोश पड़ी होती है। वो डॉक्टर को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जुन उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है। तभी शिमचोंग को उसका पास्ट याद आता है कि कैसे राजा ने उसकी हेल्प करी थी। अब शिमचोंग को होश आ जाता है और वो सबसे पहले जुन को कहती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुमने मेरा हाथ थामकर मेरी जिंदगी बचाई। उधर जुन के दोस्तों को भी पता चल जाता है कि शिमचोंग का एक्सीडेंट हुआ है। वो भी उससे मिलने के लिए निकल जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में शिमचोंग की कंडीशन अब ठीक हो चुकी थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि जुन उसके लिए परेशान था और उसकी फिक्र कर रहा था। फिर वो उसे डांटने लग जाते हैं कि ऐसे कौन रोड क्रॉस करता है। तभी उसके दोनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और जुन से कहते हैं कि तुम इस पर क्यों चिल्ला रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने ही इसे घर से निकाला था। आगे जुन को पता चलता है कि शिमचोंग को कार से टक्कर उसके सौतेले भाई ने ही मारी है। वो उसे पूछता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया। उसका भाई कहता है कि नहीं, वो लड़की मेरे कार के सामने अचानक से आ गई और ये सब एक एक्सीडेंट था। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन अपने सौतेले भाई को डांट रहा था क्योंकि उसने उसकी माँ की फोटो फ्रेम तोड़ दी थी, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं तोड़ा, मुझसे गलती से हुआ है। अब डैड जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ, ये टूट गया, अब इसे बाहर फेंक दो। और उनके जाते ही उसका भाई जुन पर हंसने लगता है। जुन को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसी चक्कर में दोनों को चोट भी लग जाती है। डैड इन सब के लिए जुन को थप्पड़ मार देते हैं और उसे वहीं छोड़कर अपने दूसरे बेटे की चोट को देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो जुन को इग्नोर कर देते हैं और हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जाते, बल्कि जुन उसका सगा बेटा था, इसी वजह से जुन रोने लग जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन अपने सौतेले भाई से कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और उन आदमी को भी मेरे पीछे तुमने ही लगवाया था। उसका भाई कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। फिर जुन कहता है कि अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारी मॉम ने ये सब करा होगा। इस पर वो कहता है कि मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती, आखिर तुम हो ही कौन। इस पर जुन कहता है कि मैं अपने डैड का सगा बेटा हूँ और अब यहाँ से जाओ और अपने डैड को इम्प्रेस करो क्योंकि तुम्हारा यही काम है। फिर जब उसके भाई को डैड लेने आते हैं तो बरसों बाद जुन अपने डैड को देखता है और उसी वक्त उनका ड्राइवर जुन को देख लेता है। अब हॉस्पिटल में जुन के दोस्त शिमचोंग को दूसरे नॉर्मल वार्ड में लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम यहीं रहोगी। शिमचोंग कहती है कि क्या मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। फिर शिमचोंग वहाँ सभी लोगों को देखकर कहती है कि हम सबकी शादी होने वाली है क्या, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लड़का और लड़की एक साथ एक घर के नीचे रहते हैं तो उनकी शादी होती है। ये सुनकर उसके दोस्त चौंक जाते हैं। सभी लोग हंसते हैं और वहाँ मौजूद डॉक्टर उसका MRI चेकअप करवाने को बोलते हैं। फिर जुन का दोस्त रूम से बाहर आकर शिमचोंग के बारे में सोचता है कि ये कितनी क्यूट है। अब शिमचोंग नोटिस करती है कि दूसरे सभी लोगों को खाना मिल रहा था लेकिन उसे खाना नहीं मिलता, उसे भूखा रहने के लिए कहा जाता है। इस पर वो जुन को कॉल करती है और कहती है कि सभी को खाना मिला लेकिन मुझे नहीं। जुन कहता है कि तुम्हारी सर्जरी होने वाली है इसीलिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। फिर शिमचोंग कहती है कि अगर मैं भूखी रही तो मैं मर जाऊंगी। इस पर जुन हंसने लगता है। अब जुन डॉक्टर से कहकर उसका फेवरेट फूड भिजवा देता है और उसे रूम से बाहर छुपकर देख रहा होता है। वो उसे खाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वो खुद से कहता है कि भला मैं इस लड़की के लिए इतना खुश क्यों हो रहा हूँ
और वहाँ से चला जाता है। जुन जब हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो उसे उसके डैड का सेक्रेटरी यानी वही ड्राइवर जिन्होंने कल रात को जुन को इस हॉस्पिटल में देखा था वो मिलते हैं। दरअसल वो जुन से मिलने आए थे। वो दोनों एक जगह जाकर बात करते हैं। जुन उन्हें अंकल बुलाता है। वो जुन के बचपन से ही उसका बहुत ख्याल रखते थे और एक दिन जुन ने उनसे कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ अपनी माँ को ढूंढने और फिर उन्हीं के साथ रहूंगा। वो उनसे ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद आप मेरे डैड का ध्यान रखना। अब जुन अंकल से कहता है कि आपने तो मेरा वादा निभाया लेकिन मैंने नहीं। फिर अंकल उसे बताते हैं कि उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं, वो सब सही करना चाहते हैं, उन्हें उनके बुढ़ापे में तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन जुन उन्हें कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर देयंग अपना फेस बदलकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उधर हॉस्पिटल में शिम च्योंग इंजॉय कर रही होती है और एक पेशेंट के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। इसके बाद हम जुन के दोस्त और चाशा को एक रेस्टोरेंट में बातचीत करते हुए देखते हैं। वो चाशा को बताता है कि शिम च्योंग का एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर से उसने सुना था कि वो एकदम से रिकवरी से पहले ही ठीक हो गई और इस बात से सभी जने अभी तक शॉक में हैं। इस पर चाशा कहती है कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं, उसने मुझे काटा भी था। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, वो तो मुझे एक शहजादी लगती है, शायद अपनी याददाश्त भूल चुकी है। फिर चाशा कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उसकी शक्ल से तो वो मुझे भिखारी लगती है। आगे शिम च्योंग हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। वो एक लेडी को देखती है जो एक पोस्टर लिए खड़ी हुई थी। दरअसल उस लेडी की बेटी की डेथ हो चुकी थी और इसका ब्लेम उसने इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही को दिया था। तभी वहाँ कार में वाइस प्रेसिडेंट आता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इस लेडी को यहाँ से हटाओ। चेयरमैन का बेटा लंदन से वापस आने वाला है। लेकिन गार्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी अभी इन्होंने अपनी बेटी को खोया है, इनके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। तभी वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है। ये सब शिम च्योंग देख रही थी और वो भाग कर आकर वाइस प्रेसिडेंट को जोर से किक मार देती है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। अब प्रेसिडेंट उसकी शिकायत डॉक्टर से करता है। क्या सच में इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर है? डॉक्टर कहता है कि हमने जब चेक करा था तो उसके पैर में सच में फ्रैक्चर था। फिर प्रेसिडेंट कहता है कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि हमें भी पहले ऐसा ही लगा, इसीलिए हमने इसका MRI चेकअप करवाने का बोला था। चेयरमैन कहता है कि अब इसकी मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा और हवालात में भेज दूंगा। फिर शिम च्योंग डॉक्टर के कान में कहती है कि हवालात का खाना अच्छा होता है क्या? अब शिम च्योंग उस लेडी के पास जाती है जो अपनी बेटी के मर जाने से बहुत दुखी होती है और रो रही होती है। तभी शिम च्योंग कहती है कि मैं आपकी इन बुरी याददाश्त को भुला सकती हूँ, लेकिन वो लेडी मना कर देती है और कहती है कि मेरी बेटी के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी है, इसीलिए मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलना चाहती। आगे जुन और उसके दोस्त शिम च्योंग की वो किक वाली वीडियो देख रहे होते हैं। उसका दोस्त जुन से कहता है कि अब प्रेसिडेंट शिम च्योंग पर केस करेगा, क्या तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे? जुन कहता है कि मैं उसकी क्या ही हेल्प करूंगा, उसने हरकतें ही ऐसी करी है। अब उसका दोस्त उसे आगे की फुटेज दिखाता है जिसमें प्रेसिडेंट गार्ड को मार रहा था। तब जुन कहता है कि ये इंसान बहुत बेकार है, अब इसको सबक सिखाना ही होगा। तभी वो तीनों उस प्रेसिडेंट को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताता है कि उसका लड़का हॉस्पिटल आ चुका है और वो यहाँ 10 साल बाद आया है। तुमने किसी को एयरपोर्ट क्यों नहीं भेजा उसे लेने? अब जुन खुद चेयरमैन का लड़का बनकर वहाँ आ जाता है ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट को मजा चखा सके। उधर जुन का दूसरा दोस्त चेयरमैन के असली बेटे को एयरपोर्ट से कहीं और ले जाता है। आगे जुन उन्हें सब सच बता देता है कि वो चेयरमैन का असली बेटा नहीं है। फिर वो उसके सारे जिन जिन लोगों के साथ उसने धोखा किया था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और कहता है कि उस किक मारने वाली लड़की से केस वापस ले लो और उस गार्ड से भी जाकर माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम्हारी सारी सच्चाई सोशल मीडिया पर सबको पता चल जाएगी। फिर वाइस प्रेसिडेंट अपना केस वापस ले लेता है और गार्ड से जाकर माफी भी मांगता है और उस औरत को भी जाकर उसकी बेटी की असली रिपोर्ट्स देता है और माफी भी मांगता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर शिम च्योंग को देखकर कहते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हो, इसीलिए अब आप अपने घर जा सकती हो। शिम च्योंग उदास हो जाती है। वो कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा खाना खाती हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से भेज रहे हो ना, पर मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? तभी जुन वहाँ आ जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ घर। ये सुनकर शिम च्योंग खुश हो जाती है और वो दोनों कार से जा रहे होते हैं। शिम च्योंग उस लेडी को बाय करती है। फिर वो जुन से पूछती है कि अब अगली बार बर्फबारी कब होगी? जुन कहता है कि अब तो अगले साल ही बर्फबारी होगी। शिम च्योंग कहती है शायद तब मैं यहाँ नहीं होंगी। जुन उसे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो? शिम च्योंग कुछ भी जवाब नहीं देती और उसे पूछती है कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसको उसकी याद में दर्द महसूस हो और वो ठीक से खा पी और सो भी ना पाए, लेकिन फिर भी वो उसे याद रखना चाहे। फिर जुन को अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ स्पेन में उसे किसी ने आई लव यू कहा था। जुन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता।
अब जुन को एक आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि तुम स्नोफॉल देखना चाहती हो ना, चलो हम देखते हैं। आगे ड्राइवर जुन के पिता को बताता है कि मैं जुन से मिला था, मैंने उसे कहा कि आप उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अभी आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इनकी ये सारी बातें कांग स्यो ही सुन रही होती है। ड्राइवर जब जुन के पिता को घर छोड़कर जा रहा होता है तभी उसे कार में वॉइस रिकॉर्डर मिलता है और उसे शक होता है कि वो कांग स्यो ही नहीं लगाया है। तभी देयंग वहां पर आ जाता है। उधर जुन शिमचोंग को बर्फ वाली जगह पर ले आया था। शिमचोंग बहुत खुश होती है, उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। अब शिमचोंग स्केटिंग सूट पहन लेती है और उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, इसीलिए जुन उसे देखता ही रह जाता है। अब जुन उसे शूज पहनाता है, तब उसे वही स्पेन वाला सीन याद आ जाता है जब उसने मॉल में उसे शूज पहनाए थे। वो शिमचोंग से कहता है कि मैं ऐसा पहले भी कर चुका हूँ। अब जुन उसे स्केटिंग करना सिखा रहा होता है, लेकिन शिमचोंग पहले ही आगे चली जाती है। वो जुन से कहती है कि मुझे बचाओ। फिर जुन तेजी से उसके आगे आकर उसे बचा लेता है और वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं और दोनों बच्चों की तरह हंसने लगते हैं। तभी जुन उसे कहता है कि एक चीज है जो मुझे कब से सता रही है, मैं उसे सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कहोगी? शिमचोंग पूछती है कि क्या? तब जुन उसे आई लव यू कहता है। लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा जंगल में जलपरी को ढूंढ रहा होता है। तभी राजा को वहाँ अपना दोस्त जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे वैद्य जी के पास इलाज करवाने लेकर जाता है। वहाँ वो राजा को बताते हैं कि उनके दोस्त को बेहोश हो जाने के बाद भी बहुत मारा है और अगर इनका इलाज जल्द से नहीं हुआ तो इनकी मौत भी हो सकती है। राजा सोचता है कि मेरे दोस्त ने मेरी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उधर जलपरी को पकड़ने मुखिया के आदमी पहुंच जाते हैं और जलपरी को पकड़ लेते हैं। अब राजा को मुखिया की नीयत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके उसे पकड़ लेता है। मुखिया की पत्नी को भी पकड़ लिया जाता है। राजा उसके गले पर तलवार रखकर जलपरी के बारे में पूछता है। तभी वो एक कमरे की ओर इशारा करती है। राजा जब उस कमरे में जाता है तो वहाँ बेहोश पड़ी हुई जलपरी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जलपरी को रस्सी से बांधकर रखा हुआ था और उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान भी थे और उसके पास में ढेर सारी मोतियां भी थी। दरअसल वो मोतियां जलपरी को रुलाकर उसके आंसू के होते हैं, जिससे मुखिया की पत्नी बेचकर अमीर बनना चाहती थी। अब मुखिया की पत्नी वहाँ सभी लोगों से चिल्लाकर कहती है कि देखो, राजा इस खूनी जलपरी को बचा रहा है और इससे हमारे गांव में तबाही आएगी। तभी राजा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो सारे मोती वहाँ फेंक देता है, जिससे लोग उसे इकट्ठा करने में लग जाते हैं और फिर राजा जलपरी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो जलपरी से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो उसे ये भी कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें हमारा फिर से जन्म हुआ और हम दोनों फिर से मिले। तुम मुझसे मिलने दूर समंदर से आई थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन शिमचोंग को आई लव यू कहता है। शिमचोंग उसे कहती है, क्या तुम मेरे हो गए? क्या तुमने हार मान ली? और हंसने लगती है। वो कहती है कि पहली बर्फबारी में तो मुझे हार माननी थी। जुन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तो शिमचोंग कहती है कि लेकिन मुझे तो किसी ने बताया था कि इसी को प्यार कहते हैं। वो पूछता है कि आखिर कौन है वो? शिमचोंग जुन के बारे में सोचकर कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने मेरा बहुत ध्यान रखा। फिर जुन पूछता है कि क्या वो लड़का था? शिमचोंग कहती है कि हाँ। अब जुन खुद से ही जेलस हो रहा था और कहता है कि कोई पागल ही होगा, तुम्हें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। लेकिन शिमचोंग कहती है, तुम उसे बुरा क्यों कह रहे हो? वो एक बहुत अच्छा इंसान है। जुन कहता है कि फिर उसी के पास चली जाओ, यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो? और मैंने सिर्फ कुछ जानने के लिए ही तुमसे आई लव यू कहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। फिर शिमचोंग जुन से आई लव यू कह देती है। जुन कहता है कि बस करो, अब पागल हो गई हो क्या? अब जुन और शिमचोंग घर आते हैं। वहाँ पर उसका दोस्त उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट पर गए थे? इस बार जुन का दूसरा दोस्त ताई जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब जुन अपने रूम में सो रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, क्योंकि उसे वही शिमचोंग वाली बात सता रही होती है। वो शिमचोंग को आवाज़ लगाकर कहता है कि ओए ऊपर वाली सुनो। तभी शिमचोंग जल्दी से नीचे आ जाती है। जुन उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, अजीब से ख्याल आ रहे हैं, क्या तुम उससे अभी भी मिलती हो? क्या तुम दोनों अभी भी साथ हो? शिमचोंग कहती है कि हाँ, हम दोनों साथ हैं। जुन फिर उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का कैसा है? शिमचोंग जुन को देखकर कहती है कि बहुत प्यारा, उसकी आंखें चमकीली हैं। ये सब सुनकर जुन फिर से जेलस होता है और उसे कहता है कि ऐसे लड़कों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनमें दिल नहीं होता। फिर शिमचोंग ये भी कहती है कि मैंने उसे आई लव यू भी कहा। जुन कहता है कि तुम हर किसी को कह देती हो,
तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है सबको कहना। अब चलो ऊपर जाओ और सो जाओ। आगे जुन जब सो रहा होता है तब उसे वही पास्ट वाला सीन याद आता है जब राजा के दोस्त को घायल कर दिया गया था। उसकी शक्ल बिल्कुल जुन के अंकल यानी उसके डैड के सेक्रेटरी से मिलती थी। तभी जुन अपने अंकल को कॉल लगाता है, लेकिन देयंग ने उसके कार का एक्सीडेंट करवा दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन के डैड को पता चलता है कि उसके सेक्रेटरी का नशे की हालत में एक्सीडेंट हो चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जुन के सौतेले भाई को अपनी मॉम पर शक होता है क्योंकि उसे पता था कि सेक्रेटरी ड्रिंक नहीं करता था। उधर पुलिस वाले देयंग को पकड़ने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी एक दूसरा पुलिस वाला आकर कहता है कि हमें उसे भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा जो लोगों को लूट रहा है, यानी वो जुन की ही बात कर रहे थे। अब जुन और उसके दोस्त चाशा की भाभी को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। उन तीनों को नहीं पता था कि वो चाशा की भाभी है। तभी शिमचंग वहां आ जाती है, उनसे पूछती है कि क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम काम पर जा रहे हैं। शिमचंग पूछती है कि तुम कौन सा काम करते हो। ये सुनकर जुन कहता है कि हम लालची लोगों के पैसे को ठिकाने पर लगाने का काम करते हैं। फिर शिमचंग कहती है कि क्या तुम सरकारी मुलजिम हो। जुन कहता है कि नहीं, हम वो नहीं हैं, हमारे काम का तरीका कुछ अलग है। फिर वो खुश हो जाती है और कहती है कि यानी कि तुम सरकारी मुलजिम से भी अच्छा काम करते हो, और फिर वहां से चली जाती है। अब उन तीनों के जाने के बाद शिमचंग भी घर से निकल जाती है। बाहर देयंग होता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी पुलिस देयंग को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है और उसे देख लेती है। लेकिन देयंग पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। अब शिमचंग उसी ट्रैश बॉक्स में से अपने लिए कपड़े निकाल रही होती है। तभी वो देखती है कि वही छोटी सी लड़की जिसने शिमचंग की पहले हेल्प करी थी, उसे दूसरी लड़कियां बुली कर रही होती है। शिमचंग वहां जाकर उस बच्ची को समझाती है और कहती है कि अपने दोस्त को ऐसे बुली नहीं करते। अब वो बच्ची रोते रोते अपने मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम चाशा की भाभी यानी जिंजू होती है। उधर शिमचंग और वो छोटी बच्ची एक शॉप पर साथ होते हैं। वो बच्ची बताती है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है। तभी जिंजू अपनी बेटी के साथ वहां आ जाती है। जिंजू शिमचंग का लुक देखती है और देखते ही रह जाती है। शिमचंग बहुत सुंदर लग रही थी। वो सोचती है कि आखिर इसने कौन से सैलून में हेयर बनवाया है। फिर वो उसकी ड्रेसिंग सेंस देखती है। शिमचंग ने अलग अलग कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर बहुत सूट कर रहे थे, और उसके शूज भी देखती है। फिर जुन शिमचंग से पूछती है, आखिर तुमने मेरी बेटी को मारा क्यों। वो कहती है कि मैंने मारा नहीं, बस इसे समझाया क्योंकि मैं दोस्त हूँ। फिर जाते टाइम जिंजू से रहा नहीं जाता और वो शिमचंग से पूछती है, आखिर तुम कौन से पार्लर में जाती हो, मुझे सच बताना, ये मत कहना कि ये तुम्हारी नेचुरल स्किन है। जिस पर शिमचंग ये कहकर चली जाती है कि मेरा पार्लर सियोल में नहीं, बहुत दूर है। अब जुन और उसके दोस्तों का जिंजू को लूटने का प्लान फ्लॉप हो चुका था, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। जुन का एक दोस्त अपने दूसरे किसी काम से चला जाता है और जुन और ताय एक साथ कार में जाते हैं। तभी वहां जुन की मॉम अपने बेटे जुन को देख लेती है, लेकिन वो उसे आवाज लगाए इससे पहले ही जुन वहां से निकल जाता है। उसकी मॉम को पूरा भरोसा हो गया था कि ये मेरा बेटा जुन ही है। अब कार में जाते टाइम जुन ताय से पूछता है कि तुम इतने टैलेंटेड हो, आखिर तुम हमारे साथ क्यों काम कर रहे हो। ताय कहता है कि देखो तो कौन पूछ रहा है, आखिर तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो। फिर जुन उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताता है। जब वो अपनी मॉम की तलाश कर रहा होता है, तभी नामदू एक फर्जी डिटेक्टिव बनकर उसके पास से उसके पैसे लूटकर चला जाता है। बहुत दिनों बाद जुन उसे ढूंढ लेता है और वो उसे कहता है कि ऐसे गरीबों को लूटने से अच्छा तुम्हें अमीरों को लूटना चाहिए, वो लोग तो पुलिस कंप्लेन भी नहीं करते हैं। जुन की ये बात सुनकर नामदू से कहता है कि क्यों ना तुम भी मेरे प्लान में ज्वाइन हो जाओ। इसी तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और अमीर लोगों को लूटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जुन कहता है कि मैं ये काम तब तक करूँगा जब तक मुझे मेरी माँ नहीं मिल जाती और इतने पैसे नहीं मिल जाते कि मैं उनके लिए एक घर खरीद सकूं। लेकिन अफसोस जुन के पास आज घर और पैसे बहुत सारे थे, लेकिन उसकी माँ उसके पास नहीं थी। अब जुन का दोस्त शिमचंग का एक्सरे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि शिमचंग को जो फ्रैक्चर हुआ था उसे कम से कम ठीक होने में 1 महीना लगता है, लेकिन शिमचंग का वो फ्रैक्चर एक ही दिन में ठीक हो गया। इस बात से उसका दोस्त भी बहुत शौक में था। अब वो ये बात चाशा को जाकर बताता है। चाशा कहती है कि कहीं वो लड़की ज़ॉम्बी तो नहीं है। तभी चाशा को अपने ऑफिस से कॉल आता है और वो एक नाम लेती है, किम दाम रियोंग। नामदू को याद आता है कि जुन के पास जो ग्रीन ब्रेसलेट है उस पर भी यही नाम लिखा है। फिर चाशा
नामदू से ये कहकर चली जाती है कि उस लड़की पर नजर रखना। आगे शिमचोंग एक तालाब के पास होती है और उसमें कूदने वाली होती है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी भी एक मेल मरमेड था। अब वो शिमचोंग को अपने साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ ज़मीन पर किसी जलपरी से मिलूंगा। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रही थी। शिमचोंग उसे बताती है कि उसे भूख लगी थी और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो पानी में कूदकर मछलियाँ खाने जा रही थी। ये सुनकर मेल मरमेड कहता है कि तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उसे कीमती मोती बताता है। शिमचोंग कहती है कि ये हमारे आंसू हैं। तब वो मेल मरमेड कहता है कि इनकी यहाँ बहुत कीमत मिलती है। फिर वो उसे समझाते हैं कि कैसे अपने आंसू इकट्ठे करने हैं। शिमचोंग कहती है कि मैं तो बहुत बार रो चुकी हूँ, अब मैं भी ढेर सारे मोती इकट्ठे करूंगी और जुन को दे दूंगी। शिमचोंग फिर उसे जुन के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए यहाँ है, लेकिन जुन उससे अभी प्यार नहीं करता है। फिर मेल मरमेड उसे कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम ज़मीन पर ज़्यादा टाइम रहोगी तो मर जाओगी, और अगर तुम्हें ज़मीन पर ज़्यादा टाइम तक रहना है तो ये ज़रूरी है कि वो इंसान भी तुमसे प्यार करे जिससे तुम करती हो। ये सब सुनकर शिमचोंग उदास हो जाती है, लेकिन वो मेल मरमेड कहता है कि फिक्र मत करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब वो उसे ये भी बताता है कि वो भी एक लड़की से प्यार करता है और इसीलिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन जब उस लड़की को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने उसे छोड़ दिया। वो शिमचोंग से कहता है कि तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि जुन को तुम्हारे बारे में सच पता ना चले, वरना वो भी तुम्हें छोड़ देगा। अब वो कहता है कि इसके लिए चलो हमें सबसे पहले तुम्हारा मेकओवर करना होगा और हमें पैसों की ज़रूरत होगी। इसीलिए वो दोनों इमोशनल ड्रामा देखते हैं और अपने आंसू को इकट्ठा करते हैं। अब आगे शिमचोंग और वो मेल मरमेड ढेर सारी शॉपिंग करके अच्छे कपड़े पहनकर जुन के घर आते हैं। वो जुन से कहता है कि मेरा नाम यू जंग हुन है, मैं मेरी दोस्त को छोड़ने आया हूँ और इसका ध्यान रखना। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर जुन जेलस होता है और शिमचोंग को घर के अंदर भेजकर जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। अब नाइट में जुन सो रहा होता है और उसका वो दोस्त वो ग्रीन ब्रेसलेट चुराने आता है, लेकिन जुन को पता चल जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने ये इसीलिए संभाल के रखा हुआ है ताकि शिमचोंग जब यहाँ से वापस जाएगी तो मैं उसे ये लौटा दूंगा। उसे ये सारी बातें सुनकर उसका दोस्त कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम कब से इतने शरीफ बन गए। फिर जुन वही पास्ट सीन याद करता है जब राजा ने वो ग्रीन ब्रेसलेट पहना होता है। वो सोचता है पता नहीं जब से मैं इस लड़की से मिला हूँ मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिमचोंग फैशनेबल स्कर्ट पहनकर आती है। जुन के दोनों दोस्त उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। तभी वहाँ जुन आ जाता है और उसे जाकर पैंट पहनने को कहता है। उसका दोस्त जुन से कहता है क्या अब ये सब भी तुम डिसाइड करोगे कि कौन क्या कपड़े पहनेगा। जुन कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और सबको मेरी बात माननी होगी। शिमचोंग भी ड्रेस चेंज करके आ जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम जुन को पता चलता है कि शिमचोंग कहीं बाहर जाने वाली है, इसीलिए वो उसे कहता है कि बहुत दिनों से घर की सफाई नहीं हुई है, इसीलिए तुम घर में रहकर आज घर की सफाई करोगी। ताई कहता है कि मैं घर की सफाई कर दूंगा, लेकिन जुन उसे मना कर देता है। अब जुन और उसके दोनों दोस्त अपने काम के लिए जाते हैं। जुन अपना फ़ोन घर में ही भूल जाता है, इसीलिए वो उसे लेने फिर से घर आ जाता है, पर शिमचोंग सफाई कर ही रही होती है। सफाई करते करते उसे स्विमिंग पूल में तैरने का मन करता है और वो जलपरी बनकर तैरने लगती है। फिर शिमचोंग को उसके मेल फ्रेंड की बात याद आती है कि उसकी सच्चाई पता चलने पर उसके प्यार ने उसे छोड़ दिया। अब जुन वहाँ आ जाता है, शिमचोंग को स्विमिंग पूल में देख लेता है। शिमचोंग को लगता है कि अब उसका सच सामने आ जाएगा, लेकिन जुन उसे थोड़ा ही देख पाता है। फिर शिमचोंग उसे वहाँ से जाने को कहती है। इतनी ही देर में वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। फिर जुन उसे डांटने लग जाता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, इस घर में सिर्फ मर्द ही रहते हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। अब जुन उसके दोनों दोस्तों को जाकर कहता है कि अब तुम जब भी घर आओगे तो डोरबेल बजाकर ही आना और ये कहते हुए अंदर आओगे कि मैं घर आ गया हूँ। आगे शिमचोंग अपने मेल मरमेड फ्रेंड जंगहुन से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि आज उसका सच जुन के सामने आने ही वाला था, लेकिन वो बच गई। जुन कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। फिर उसे ये भी बताता है कि इंसान बहुत झूठे होते हैं, अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा होगा तो वो इंसान तुमसे अपनी नज़रें नहीं मिला पाएगा, हकलाने लगेगा, अपने कानों पर हाथ लगाने लगता है और अपने हाथों को
बांध लेता है। अब जुन चाशा से मिलने जाता है। वो उसे कहता है कि उसके दोस्त ने कहा है कि तुम किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही हो। चाशा कहती है कि हाँ, हमें बहुत पुराना शिप मिला है। अब चाशा उसे लेबोरेटरी लेकर जाती है जहाँ पर उसे वही पॉट दिखती है जिस पर इंसान और जलपरी की किस करती हुई तस्वीर है। अब जुन जब उस पॉट को गौर से देखता है तो उसे वही पुरानी स्पेन की धुंधली धुंधली बातें याद आती है। जुन अपनी ये याददाश्त वाली प्रॉब्लम डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि जब से स्पेन गया था तो मुझे वहाँ की मेमोरीज याद नहीं है और मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। फिर डॉक्टर जुन को हिप्नोटाइज करता है। जुन को फिर से ख्वाब में अपना पास दिखाता है। गांव का मुखिया उसका दोस्त, और जैसे ही उसे मरमेड की शक्ल दिखाती है वो एकदम से उड़ जाता है। जुन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचता है कि शायद ये मेरा इल्यूजन है। आगे जुन जब घर आता है उसे सिमचोंग की शक्ल देखकर वही मरमेड याद आती है। अब जुन उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो। सिमचोंग कहती है कि हाँ। तभी जुन अनाउंस करता है कि आज से कर्फ्यू है, जो भी मेरे घर 8 बजे के बाद आएगा उसे बाहर ही सोना पड़ेगा। अब 7:30 बज चुके थे, इसीलिए शिमचोंग जाने से मना कर देती है और कहती है कि अब मैं कल ही जाऊंगी। फिर उसका दोस्त शिमचोंग से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही थी। शिमचोंग कहती है कि मैं पैसे लेने जा रही थी। फिर वो उससे वही पॉलीथिन बताती है जिसमें उसने अपने आंसू के बदले मोती इकट्ठे करे थे। उसका दोस्त जब वो मोतियाँ देखता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो बड़ी शातिर निकली, ये कहाँ से लेकर आई। तब शिमचोंग कहती है कि बहुत मेहनत से मैं ये लाई हूँ। फिर वो उसमें से मोती लेने की बात करता है, लेकिन शिमचोंग उसे कहती है कि नहीं, ये सिर्फ जुन के लिए है। लेकिन उसका दोस्त चालाकी से उस पॉलीथीन में से एक मोती चुरा लेता है। नेक्स्ट डे शिमचोंग मेल मरमेड जंगहुन से मिलने जाती है। तभी उसके सीने में अचानक से दर्द होने लगता है। वो शिमचोंग को बताता है कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसीलिए मेरे सीने में दर्द होने लगा है। और अब तो मेरी गर्लफ्रेंड की भी शादी हो चुकी है, वो भी मेरे पास अब कभी नहीं आएगी। फिर शिमचोंग कहती है कि तुम फिर से समंदर में क्यों नहीं चले जाते हो। जंगहुन कहता है कि वहाँ जाने से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे अब वैसे भी मरना तो है ही। फिर वो शिमचोंग से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, फिर से समंदर चली जाओ। लेकिन शिमचोंग मना कर देती है और कहती है कि मुझे वहाँ जुन की याद आएगी। अब शिमचोंग उससे पूछती है कि मेरे पास जीने के लिए और कितना वक्त बचा है। जंगहुन कहता है कि मालूम नहीं, लेकिन मुझे देखकर तुम अंदाज़ा लगा सकती हो। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वो दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और शिमचोंग रोने लग जाती है। आगे जुन को अपने अंकल की याद आती है और वो उन्हें कॉल लगाता है, लेकिन उनका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा था। फिर वो उन्हें मैसेज करके कहता है कि हेलो, मैं जुन, आपका कॉल बंद आ रहा है, मुझे कॉल करें। अब उसके अंकल का फ़ोन देयंग के पास होता है। वो जुन के मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैं ठीक हूँ और उसे कल शाम मिलने के लिए बुलाता है। अब शिमचोंग को नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो नीचे जुन के पास आती है और उसे पूछती है कि मैं तुम्हें कब पसंद आने लगूंगी, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और तुम मुझे कब से प्यार करने लगोगे। जुन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जुन कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा, तुम सच में पागल हो। जुन कान खुजलाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर सकता। शिमचोंग को समझ आ जाता है कि जुन झूठ बोल रहा है। वो पूछती है क्यों। जुन कहता है किसी को प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, किसी से प्यार एकदम से नहीं हो जाता। लेकिन शिमचोंग कहती है कि ऐसा नहीं है, जब तुम मुझसे प्यार करने का सोचो तो मुझे बता देना। अब इनकी बातों से दोनों को रात भर नींद नहीं आती और वो दोनों सोचते ही रहते हैं। आगे चाशा की भाभी जिंजू उसे एडवाइस देती है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसकी माँ को काबू में रखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, और फिर वो लड़का तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चाशा कहती है लेकिन वो अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताता ही नहीं है और मुझे उसकी माँ के बारे में भी नहीं पता है। तभी जुन की माँ यानी उसके घर के सर्वेंट उनके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। चाशा को वो कॉफ़ी पसंद नहीं आती है और वो थूक देती है। जुन की माँ कहती है कि आपकी वाली कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, मैं आपके लिए और लेकर आ जाऊंगी। फिर वो चाशा से कहती है कि अच्छी कॉफ़ी दूर से आती है, तुम्हें सबसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। तभी जिंजू चाशा से कहती है अरे जाने दो इसे, ये तो पागल है। अब चाशा जुन की माँ के बारे में उसके दोस्त से पूछती है। वो उसे बताता है कि जब वो 10 साल का था तभी वो दोनों अलग हो गए। जुन ने अपनी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन आज तक उसे अपनी माँ नहीं मिली। अब चाशा कहती है कि मुझे ही जुन की माँ को ढूंढना होगा।
इसके बाद शिमच्योंग चाशा को रोक कर कहती है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो चाशा से पूछती है कि अगर मुझे जुन को पटाना है तो क्या करना होगा। फिर चाशा उसे कहती है जुन को लोगों से दूर रहना पसंद है, इसीलिए तुम्हें जुन से दूर रहना चाहिए। अब शिमच्योंग समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो कहती है कि तुम कितनी झूठी हो, अब मैं इसका उल्टा ही करूँगी, अब हमेशा जुन के पास ही रहूँगी। ये सुनकर चाशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब जुन लाइब्रेरी जा रहा होता है, तब शिमच्योंग उसके पास जाकर चिपकने लगती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा इरादा बना मुझसे प्यार करने का। जुन कहता है कि भला एक दिन में कौन प्यार कर सकता है। फिर जुन उसे भी अपने साथ लाइब्रेरी लेकर जाता है। लाइब्रेरी में शिमच्योंग जोर जोर से बात कर रही होती है। तभी जुन उसे समझाता है कि यहाँ धीरे आवाज़ में बात करते हैं। फिर शिमच्योंग कहती है कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे करीब आकर कान में कह सकती हूँ। इस पर जुन हंसने लग जाता है। तभी वहाँ एक लड़की जुन को आकर एक नोट देकर चली जाती है। उस नोट पर उसने लिखा था कि अगर आप दोनों को इसी तरह बात करनी है तो बाहर जाकर करें। अब शिमच्योंग पूछती है कि आखिर इसमें क्या लिखा है। जुन कहता है कि उसने ये लिखा है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। ये सुनकर शिमच्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को मारने के लिए उठ जाती है। तभी जुन उसे संभाल लेता है। अब जुन हिस्टोरिक बुक में राजा किम के बारे में पढ़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि राजा 27 साल की उम्र में ही मर गया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जलपरी को वेद जी के पास लेकर आया होता है। वो राजा से कहता है कि जलपरी ज्यादा टाइम तक यहाँ रही तो ये मर जाएगी, इसीलिए इसे जल्द से जल्द समंदर में भेजना होगा ताकि इसकी तबीयत ठीक हो सके। अब राजा वो ग्रीन करा जलपरी के हाथ में पहना देता है। उधर हॉस्पिटल में जुन का सौतेला भाई सेक्रेटरी से मिलने आया होता है। वो सेक्रेटरी की पत्नी को दिलासा देता है कि वो इस एक्सीडेंट की सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। अब शिमच्योंग लाइब्रेरी से अपने दोस्त जंगहुन से मिलने जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। तभी वहां पर जंगहुन की गर्लफ्रेंड किम हेजिन आती है। जब उसे पता चलता है कि जंगहुन अब नहीं रहा तो वो उदास हो जाती है। फिर वो वहां अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया था। उस बॉक्स में पिंक कलर की मोती की रिंग होती है। शिमच्योंग उसे देखकर कहती है कि खुशी के आंसू। उसे जंगहुन की बात याद आ जाती है जब उसने उसे कहा था कि पिंक कलर का मोती तब आता है जब हम खुशी के आंसू रोते हैं। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है वो हमेशा तुम्हारा ही जिक्र करता था और तुमसे बहुत प्यार करता था। किम हेजिन कहती है कि उसने मेरे से बहुत सारे राज छुपा कर रखे थे। फिर शिमच्योंग कहती है कि जब तुम्हें उसके बारे में सच्चाई पता चली तो उसने तुम्हारी याददाश्त नहीं मिटाई। वो नहीं चाहता था कि तुम दोनों की अच्छी यादें भी मिट जाए। अब किम हेजिन उसकी यादों में इमोशनल होकर रोने लग जाती है और शिमच्योंग को भी बहुत दुख होता है। वो भी उदास हो जाती है। आगे जुन को देयंग उसका अंकल बनकर मैसेज करता है और एक जगह पर बुलाता है। जुन उस जगह पर आता है और वो जगह बहुत पुरानी होती है। वो अपने अंकल को ढूंढने के लिए उन्हें कॉल लगाता है। तभी उसे शिमच्योंग का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तभी वहाँ पीछे से देयंग आ जाता है। वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन जुन उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। फिर वो उसे अपने अंकल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन देयंग उस पर अटैक करने लग जाता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। जब जुन उसकी शक्ल देखता है तो उसे वही गांव के मुखिया की शक्ल याद आ जाती है। फिर जैसे ही देयंग उसे जान से मारने वाला होता है, पुलिस की गाड़ियां वहां आ जाती है और डर के मारे देयंग वहां से भाग जाता है। दरअसल वो नकली पुलिस की गाड़ियां होती है जो जुन के दोस्त ने ही भेजी थी। जुन ने उस जगह पर आने के बाद अपने दोस्तों को कॉल करके कहा था कि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए वो नकली पुलिस की गाड़ियां वहां आई थी। अब जुन शिमच्योंग के पास पहुंच जाता है। शिमच्योंग जब उसके चोट के निशान देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और उसे सवाल पूछने लग जाती है। जुन भी उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और उसका फीवर चेक करने लगता है। फिर शिमच्योंग उसे कहती है कि मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे, तुम बीमार पड़ जाओ और जख्मी हो जाओ। मेरी वजह से मैं किसी भी हाल में तुम्हें परेशान और तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए अब मैं तुमसे दूर और यहाँ से जा रही हूँ। अब जुन उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना प्यार करने के बारे में, मैंने इरादा कर लिया और अब तुम यहाँ से मत जाओ। आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा जख्मी जलपरी के हाथ पकड़े हुए बैठा है। जब जलपरी को होश आता है तो वो राजा से कहती है कि मुझे अब फिर से समंदर में लौटना होगा और यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों जिंदा रह सकते हैं।
और पहले की तरह मैं तुम्हारे याददाश्त मिटा दूंगी, लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। लेकिन इस बार राजा उसे याददाश्त मिटाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो दोनों की यादें हमेशा अपने साथ रखना चाहता था। फिर राजा और जलपरी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।